तो हमें वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी जो वो बोलते हैं, जो अपनी रोटी सेकते हैं, वो जो टीम बी है या टीम ए है नहीं मालूम, राहुल गांधी जी के अंदर जो विचारधारा है ना, दैट्स वेरी पॉजिटिव। वो सोशलिस्ट है। और जो औरतों के खिलाफ होता है कि औरतों को रेप करने से पहले देखा जाता है कि मुसलमान है या हिंदू है, नहीं देखा जाता। हो रहा है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये उसी वक्त बोला गया। जो नॉर्मल साधारण घरेलू महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं तो वो रघुराम राजन को छोड़ेंगे? आप ये उम्मीद रखते हैं? नेशनल मीडिया तो पता नहीं नेशनल वर्ड ही हटा देना चाहिए, क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम। नमस्कार, बुलंद भारत देख रहे हैं आप। और भारत जोड़ो यात्रा का आज मॉर्निंग लैग नहीं है, क्योंकि जलंधर एमपी साहब कल यात्रा के दौरान ही एक्सपायर कर गए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी जी भी वहाँ पे गए हुए हैं। और आज आफ्टरनून में ही 3 साढ़े 3 बजे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी जी कर पाएंगे। हमारे साथ शख्स को देख सकते हैं आपने। मैडम, फॉर्म्स लॉ में भी एजिटेशन किया है, आप बता रहे थे। और लिटिल इंट्रोडक्शन फर्स्ट बिफोर पुटिंग द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम डॉक्टर नौशीन बाबा खान है। मैं पेशे से एक कॉलेज टीचर हूँ और जज्बे से एक एक्टिविस्ट हूँ। एंटी CA, एंटी NRC, एंटी NPR और फार्मर्स मूवमेंट हमने कोलकाता में सॉलिडारिटी के तहत चलाई थी। यही मेरा इंट्रोडक्शन है। माय फर्स्ट क्वेश्चन यू मैम, कल ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैंने तो सर्दी को मार दिया है। और उन्होंने कहा कि 50 साल की उम्र हो गई है और वो कह रहे हैं कि मैंने सर्दी को मार दिया। क्या वो जिन्न है? इस तरह की उन्होंने कोटेशन यूज़ की है राहुल गांधी के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो बहुत कुछ यूज़ करते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं है। और ऐसे सवाल हमारे पास आ जाते हैं आम जनता। चूँकि मेरा नाम डॉक्टर नौशीन बाबा खान है तो असदुद्दीन ओवैसी का सवाल मेरे पास आ गया। नहीं, अगर हम एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को, एक एक्सट्रीम विचारधारा को जो सेक्युलर नहीं है, उसको अगर हम अपोज करने के लिए, जैसे बीजेपी RSS को अपोज करने के लिए अगर हम भारत जोड़ो में हैं और किसी भी तरीके से एजिटेशन करते हैं, तो हमें वो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी जो वो बोलते हैं, जो अपनी रोटी सेकते हैं, वो जो टीम बी है या टीम ए है नहीं मालूम, तो ये जो टिप्पणियां देते हैं वो अपने लिए देते हैं। बल्कि वो बैरिस्टर है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये साफ नज़र आता है कि आप कहाँ हैं। अभी हिंदुस्तान को सिर्फ एक बचाने की ज़रूरत है। साथ होने के बजाय अगर आप ऐसी घिनौनी टिप्पणियां देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सराहनीय है। कल जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत जोड़ो यात्रा में हमने लगभग जो श्रीनगर में कंक्लूजन होगा उसमें लगभग 23 पार्टियों को इनविटेशन दिया गया है। कुछ पार्टियां हैं उनको इनविटेशन नहीं दिया गया है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो मैं तो पूरे भारत को जोड़ने के लिए चल रहा हूँ, तो कोई हमारा बेशक से विरोधी ही क्यों ना हो, तो भारत जोड़ो यात्रा में उनको भी इन्विटेशन देना चाहिए था। कुछ पार्टियों को क्यों नहीं इन्विटेशन दिया गया? बिल्कुल, ये बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव है। इससे पहले आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि आप सबको बुला रहे हैं। और ये ना कहीं वो विचारधारा है। राहुल गांधी जी के अंदर जो विचारधारा है ना, दैट्स वेरी पॉजिटिव। वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी क्या है? वो सबको लेकर चलना, वो नेहरूवियन है। आप बुलाएं तो आप दावत तो दें, वो आना नहीं आना उसकी बात है। उसको सही में, हाँ, कांग्रेस के लिए मत आइए, आप भारत जोड़ने के लिए आई। मैंने राहुल गांधी जी के हाथ में उनके झंडा देखा होगा, मे बी उनके किसी उसमें, लेकिन जब वो यात्रा में होते हैं तो उनके हाथ में मैंने तिरंगा ही देखा है और उस तिरंगे को देखकर ही आई हूँ। तिरंगा तो हम सबका है, सभी जोड़ सकते हैं। क्या भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो क्या उसके साथ हो रहा होगा, उसके साथ नहीं हो रहा होगा? हाँ, एक समुदाय के खिलाफ बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है, बहुत जुल्म भी होता है, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और जो औरतों के खिलाफ होता है कि औरतों को रेप करने से पहले देखा जाता है कि मुसलमान है या हिंदू है, नहीं देखा जाता। हो रहा है वो, तो ये चीज़ है। अगर राहुल गांधी एक ऐसा नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, सबको जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। KM चंद्रशेखर जी की एक बुक प्रकाशित हुई है। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन जी की सरकार थी उस समय पर जो गैस की कीमतें जो तय होती थी तो उनके लिए एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला के तहत उन्होंने ये बुक में खुलासा किया था, उससे रिलायंस को फ़ायदा पहुंचता था। तो राहुल गांधी जी कहते हैं कि मोदी जी ने तो सबको अडानी अंबानी को बेच दिया। क्या उसी काल में भी वही होता था? और जब मोदी की सरकार सत्ता में बैठी है तब उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अडानी अंबानी को ही बेच रहे हैं। इन दो नामों के अलावा और है क्या नाम, आप बताइए? सब कुछ तो इन्हीं को बेचा जा रहा है। गैस इस तरीके से, आप सोचिए इसका पर्यावरण में क्या असर पड़ रहा होगा। इसका जो भी है, आपने जो भी बताया, उसका जो पर्यावरण, हम कभी भी अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम कभी भी गैस बुक कर सकते हैं, लेकिन वो 1000 रुपये में। और उसकी सब्सिडी पहले तो मिलती थी, फिर एक शायद 6 सिलेंडर के बाद वो भी नहीं मिलती। और इस तरीके से जो हम ओवर यूज़ कर रहे हैं गैस को, नेचुरल रिसोर्सेज को, क्या पर्यावरण नहीं है? उसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए? मैं यही बोलना चाहूँगा। भारत जोड़ो यात्रा में कोई भी पब्लिक फिगर अगर कोई शामिल होता है, फॉर्मर RBI गवर्नर शामिल है रघुराम राजन जी, उनकी इमेज को धूमिल किया गया जैसे ही वो शामिल हुए भारत जोड़ो यात्रा में। उसके बाद और भी कई पब्लिक फिगर है। फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद मायाराम जी यात्रा में शामिल हुए। फॉर्मर आर्मी जनरल यात्रा में शामिल हुए थे, आर्म फोर्सेज के जो जनरल है। तो जैसे ही वो शामिल हुए उसके बाद उनके ऊपर सवाल उठने लगे, मीडिया में आने लगे कि ये तो ये पैट्रियोटिक नहीं है, ये देशभक्त नहीं हो सकते। अरविंद मायाराम जी के घर पर छापे मारे गए, ED और इनकम टैक्स के तहत उनको बुक कर लिया गया।
क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से कोई भी पब्लिक फिगर शामिल हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा में, क्या भारतीय जनता पार्टी भयभीत हो रही है? यही मैं बोलना चाह रही थी, आपने बता दिया। जब जनता जुड़ती है, जब मास जुड़ने लगता है ना, मास से ही डरते हैं। ये इनका डर जन ही है। जब शाहीन बाग का भी प्रोटेस्ट हुआ था तो ये डर रहे थे, बुलडोज कर दिया गया, बहुत सारी भद्दी औरतें बैठी थी चादरों में, उनके ऊपर घिनौने इल्ज़ाम लगाए गए। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये उसी वक्त बोला गया। जो नॉर्मल साधारण घरेलू महिलाओं को नहीं छोड़ते हैं तो वो रघुराम राजन को छोड़ेंगे? आप ये उम्मीद रखते हैं? यूएपी अभी भी कुछ लोग अंदर है, उमर खालिद अभी भी अंदर है, तो भयभीत तो ये होते हैं। और राहुल गांधी उसके उलट उनका क्या होता है कि डरना नहीं है। तो जब एक लीडर खड़ा होकर बोलता है ना डरना नहीं है, तो जनता को अपने आप एक ऊर्जा मिलती है कि भाई डरना नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल करना चाहूँगा। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही सख्त टिप्पणी की है कि जो भी एंकर, नेशनल मीडिया के जो भी एंकर हैं, वो ऐसी बहस टीवी पर करते हैं जिससे समाज में विभाजनकारी घटनाओं को अंजाम मिलता है। नेशनल मीडिया को लेकर क्या कहना चाहेंगी? और सुरेश चौहान के जी को आप जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को फटकार लगाया कि अभी तक आपने इतने दिन हो गए इनके ऊपर FIR क्यों नहीं गई, क्योंकि उन्होंने सरेआम अपने टीवी चैनल से ये कहा था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए शपथ ले रहे हैं। तो क्या इस विभाजनकारी घटनाएं जिसमें नेशनल मीडिया साथ दे रही हैं, इनके ऊपर आपकी क्या राय है? नेशनल मीडिया तो पता नहीं, नेशनल वर्ड ही हटा देना चाहिए, क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम। लेकिन यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रहा था, मेरे जहन से निकल गया। नेशनल मीडिया के ऊपर बात, आपने क्या सवाल किया था सर? नेशनल मीडिया, मेरा सवाल था सुरेश चौहान के जी को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके ऊपर FIR करने में इतना डिले किस लिए हो रहा है? बिल्कुल, वो सिर्फ वो नहीं करते हैं, वो ऐसी ऐसी भद्दी बातें करते हैं, UPSC जिहाद और मतलब अजीब अजीब बातें करते हैं। वो तो उसको देखता कौन है, उसको देखता कौन है? और ऐसे टीवी चैनल्स पे बैन क्यों नहीं लग रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलती तो है, मैं हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि एक्शन भी लिया जाए, सिर्फ बोला नहीं जाए। कश्मीर फाइल जैसी अगर मूवी आकर बिजनेस करके निकल जाती है, उसको प्रधानमंत्री जी जाकर प्रमोट करते हैं, उसको पूरा सपोर्ट रहता है, तब कहाँ है सेंसर बोर्ड? तब कहाँ है? और फिर और दूसरी तरफ होता है तो फिर सेंसर बोर्ड बिल्कुल सामने आ जाता है। ये जो हर चीज़, हर एजेंसी को कंट्रोल किया गया है, ये उसी के तहत हो रहा है। राहुल गांधी जी अक्सर कहते हैं कि चाइना को लेकर नेशनल मीडिया सवाल नहीं उठाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलवान में जो घटना हुई थी उसमें हमारे 20 बहादुर सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद 45% 45% हमारा इंपोर्ट इंक्रीज हो गया है चाइना से। और पहली बार कल ही रिपोर्ट आई है कि 2022 के अंदर टोटल पिछले सालों का एवरेज निकाल के देखा जाए तो $100 अरब व्यापार घाटा हुआ, हाईएस्ट इन इंडियन हिस्ट्री। क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ तो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है और सैनिकों के ऊपर आक्रमण होते हैं, तो इस तरह से कहा जाता है, तो कहाँ गई भारतीय जनता पार्टी की देशभक्ति? इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो सबसे बड़ा एजेंडा होता है या जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो है नेशनल सिक्योरिटी। आज हम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम देशभक्ति कश्मीर फाइल से निकालते हैं। तो ये हो रहा है एक्चुअल में। और अगर आप देखें द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, और द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वो सारी बातें हो ही नहीं रही हैं। और उसको सिर्फ इतना नहीं, मैं जो भूल गई थी मुझे याद आ गया, सिर्फ इतना नहीं हो रहा है, आप ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट में नहीं कर सकते हैं। फला एक लिस्ट है, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का। अनपार्लियामेंट, ये कब था भाई? ये तो नहीं था। हम शब्दों का इस्तेमाल पार्लियामेंट में नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? ये हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, आप सोशल मूवमेंट्स हटा रहे हैं, आप फेडरलिज्म हटा रहे हैं चैप्टर से, तो ये एक बहुत गंदी तरीके से ब्रेन वॉशिंग हो रहा है, घाटा हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, आम आदमी मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हटाने के लिए जो एक सोर्स है, जो मीडिया पूरी तरीके से 100% बिक चुकी है, उसी को इस्तेमाल करते हुए दिन भर पाकिस्तान दिखाएं। हम क्यों देखें भाई पाकिस्तान? हमें हिंदुस्तान का न्यूज़ देखना है। हिंदुस्तान दिखाएं तो बुर्का, हिजाब, गाय, अच्छा गाय का एहतराम है। अब क्या बोलूँ मैं? अमित शाह जी ने कहा है कि हमारा जो इतिहास है जो लिखा गया वो उसको अंग्रेज़ों के चश्मे से लिखा गया है, और देश को आज़ादी सिर्फ अहिंसावादी तरीके से नहीं मिली, और भी कई कारण है। क्या कारण ही है, उन्होंने इतना ही बयान दिया, उसके आगे कुछ बोला नहीं, क्योंकि नोबडी हैज़ क्वेश्चन हिम एट दैट टाइम। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? तो कैसे मैं सवाल कर रही हूँ उनसे, तो क्या वो सावरकर जी की जो बुक है 6 एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, समथिंग लाइक दैट, जिनमें उन्होंने बताया है और ऐसी ऐसी बातें की हैं कि, और एक
एक इमोशन को लेकर, कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है उसका, और वही बातों को कोट किया जाता है हर जगह। तो क्या वो सही है? कौन आर्किटेक्ट था आप बताइए? कौन? जो संविधान लिखा गया, द आर्किटेक्ट वाज बाबा साहेब अम्बेडकर। और हमको मालूम है कि इनका कास्ट, जो दूसरे कास्ट के लोग होते हैं, उनका क्या नज़रिया है, माइनॉरिटीज़ की तरफ इनका क्या है, मनुस्मृति में क्या लिखा है, तो हमें पता है। तो इनके बोल देने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, ये बोल देंगे और हो जाएगा। थोड़ा कथनी और करने की मैं बात कर लेता हूँ। मोदी जी जब सत्ता में नहीं आए थे, काफ़ी वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, 15 लाख तो ऐसे ही खाते में आ जाएंगे, 100% कुपोषण खत्म हो जाएगा, सबको पक्का घर, घर में बिजली पानी बिल्कुल फ्री मिलेगा, और 100% साक्षरता होगी, किसानों की आय दोगुनी होगी। ये तमाम उनके वादे जो थे वो लगभग जुमलों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2022 का साल चला गया है। मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, ओपीएस का वादा किया गया था पुरानी पेंशन स्कीम का, महिलाओं को 1500 रुपये हर महीने पेंशन देने का वादा किया गया था हिमाचल में। छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कर दी गई, अशोक गहलोत सरकार ने ओपीएस लागू कर दी। कल की बात है, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, और आज ही उनका बयान आया कि महिलाओं के लिए जो 1500 रुपये पर मंथ की पेंशन का जो हमने वादा किया था, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या भाजपा और कांग्रेस पार्टी की कथनी करने में जो है दिन रात का अंतर दिख रहा है? फ़र्क तो है। कांग्रेस की सरकार में ये नहीं था, कांग्रेस की सरकार में ये सारी चीज़ें तो थी, मतलब ये सारी चीज़ें तो आपने गिनवा दी। अभी तो सरकार के पास जॉब्स हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स, कुछ 6 लाख या मुझे याद नहीं आ रहा। सरकार के पास जॉब है, रेलवेज़ में जॉब है, लेकिन युवाओं के पास नहीं है जॉब। क्यों नहीं खोल रही है जॉब? तो ये सारी चीज़ें हैं। और कांग्रेस के टाइम पे और अभी के टाइम पे जितना भी किया था, कांग्रेस वॉज वेरी साइंटिफिक। कांग्रेस के टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ बनी है, जो मतलब बहुत साइंटिफिक रहा है। लेकिन अभी क्योंकि मैं कांग्रेस भक्त नहीं हूँ, तो मैंने उतना स्टडी नहीं किया है कांग्रेस को लेकर। अगर आप मुझसे किसी और पार्टी के बारे में बोले तो मैं शायद इतना बोल लूँगी, लेकिन अभी जितना देख रही हूँ, जो बीजेपी कर रही है, ऐसा तो कांग्रेस नहीं करती थी। डॉक्टर खान को सुन रहे थे। देश के तमाम मुद्दे जो व्याप्त हैं समाज में, उनके ऊपर हमने इनकी राय जानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बुलंद बात। नमस्कार।